नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, एनसीईआरटी की जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है उसका 5th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उद्योग, इंडस्ट्री। तो क्या है इसमें, और इसके साथ ही जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी एग्रीकल्चर से संबंधित, उसमें से आपको क्वेश्चन एक ये बताना है कि पीसी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है। पीसी कल्चर किस व्यवसाय या किस क्षेत्र से संबंधित है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज आगे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को जो है संसाधित और काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर और पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है और अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो यह क्या बताना चाह रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। तो द्वितीयक क्रियाकलाप या जो विनिर्माण जो उद्योग वाले आते हैं, वो देखिए 3 तरह के व्यवसाय या 3 तरह की अर्थव्यवस्था या 3 तरह के आप क्रियाकलाप मान सकते हो। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय या तृतीयक व्यवसाय, या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि या एग्रीकल्चर या कच्चे माल से संबंधित चीजें आती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जब उस कच्चे माल को हम उद्योग के रूप में बदलते हैं, एक मूल्यवान वस्तु के रूप में बनाते हैं, इंडस्ट्री, तो वो उद्योग वाली सारी चीजें आती है द्वितीयक सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर। और तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवाएं होती है, बीमा, बैंकिंग, ये इस तरह की जो सेवाएं हैं वो सब किस में आती है, सर्विस सेक्टर में। तो ये कौन सा सेक्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर। तो कच्चे माल को यहां किसके रूप में बदला जा रहा है, पक्के माल के रूप में। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो ये उद्योग के है, इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां जिसमें होती है, मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिसका एक मूल्य के रूप में उस चीज को, कच्चे माल को बदला जाता है, तो वही उसी तरह से आर्थिक गतिविधियां हैं। अब चाहे अलग अलग ये उद्योग बताए गए हैं, इस्पात उद्योग हो, लोहा हो, कोयला खनन उद्योग हो, कोई से भी। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहला है कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो पहला तो है कच्चे माल पर आधारित। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि जो हैं आधारित उद्योगों के उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग ये प्राथमिक उद्योग है जो कि खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी, कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो हमने उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, एक तो कच्चे माल के आधार पर, तो एक जो एग्रीकल्चर से संबंधित कच्चा माल है, एक खनिज आधारित कच्चा माल है, एक समुद्र आधारित, एक वन पर आधारित।
जो हमें वहां से इन अलग अलग स्थानों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है। अब जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं डायरेक्ट वो कच्चे माल के रूप में है, उनको मशीनों में ले जाया जाता है, उनको शुद्ध करके और अलग अलग जो खनिज है उनमें विभाजन किया जाता है, शुद्ध तरीके से खनिज सामने ला करके रखे जाते हैं। कृषि आधारित है एग्रीकल्चर, उसी से संबंधित आगे से आगे चीजें काम आती है। यही वन है, यही समुद्र आधारित हो गया। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, तो ये तो कच्चा माल, फिर है आकार और स्वामित्व के आधार पर अभी आएगा। तो कच्चे माल के आधार पर तो आपने देख लिए कि जैसे कृषि आधारित उद्योग है ये वाले, खनिज आधारित उद्योग हैं, समुद्र आधारित उद्योग हैं और वन आधारित उद्योग हैं। तो ये सब हैं कच्चे माल पर आधारित। एग्रीकल्चर में जो जो हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उससे हमने ये जैसे वनस्पति तेल, खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, ये सब चीजें हमने बना ली। खनिज आधारित उद्योग है, इसमें जो खनिज प्राप्त होते हैं उनसे हमने ये सब चीजें जैसे भारी मशीन है, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में ऐसे प्रयोग में ले लिया। समुद्र आधारित उद्योग है तो उसमें हमने जैसे मत्स्य तेल का निर्माण है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया। वन आधारित उद्योगों के अंदर जैसे हम मान लीजिए लुगदी कागज है, औषध रसायन है, फर्नीचर, भवन निर्माण, इनसे संबंधित हो गए। तो ये सब चीजें, तो ध्यान रखिएगा कृषि आधारित उद्योग है उसमें कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु, इन दोनों से आधारित उत्पाद हैं उनको शामिल किया जाता है। फिर आता है आकार पर आधारित उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। तो किस आधार पर विभाजन किया गया है? आकार के आधार पर निवेश की गई एक तो पूंजी कि उसमें कितना इन्वेस्ट किया गया है, लोगों की संख्या कितनी है उसमें कार्य करने वालों की, और उत्पादन की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर हमने विभाजन किया है लघु आकार और वृहत आकार। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों में आती हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। तो लघु आकार और वृहत आकार में तो इसमें एक तो हो गया कुटीर उद्योग, एक आता है लघु उद्योग। तो कुटीर से बड़ा थोड़ा लघु होता है, लघु से बड़ा होता है फिर वृहत आकार के उद्योग। इसमें बड़े बड़े मोबाइल, ये जो चाहे भारी मशीनें हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है वो आती है इसमें। इससे कम जो होता है वो आता है लघु उद्योग में। और जो एक घरेलू व्यवसाय समझ लीजिए आप, जिसमें 5-7 लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, 8-10 लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो कुटीर या घरेलू उद्योग में आता है। फिर आता है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर कि उस पर मालिकाना हक किसका है, क्या वो निजी क्षेत्र का है या जो राज्य है उसका स्वामित्व है या सार्वजनिक क्षेत्र का है, या कोई संयुक्त क्षेत्र है निजी और सार्वजनिक का मिलकर के, या जो है सहकारी क्षेत्र से संबंधित। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यह तो सिंपल सी चीजें हैं स्वामित्व के आधार पर। फिर आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। तो एक तो निजी क्षेत्र का हो गया, एक कौन सा हो गया,
सरकारी क्षेत्र का या सार्वजनिक क्षेत्र का, आप जिसको कह सकते हो। एक है संयुक्त क्षेत्र का, तो जिसमें मान लीजिए निजी और सार्वजनिक या सरकार मिलकर के कोई उपक्रम है तो वो उसमें आता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये संयुक्त वाले का उदाहरण है। और सहकारी क्षेत्रों में क्या होता है, देखिए, जो कच्चे माल के उत्पादन करने वाले या हर उस लास्ट तक व्यक्ति को साथ में जोड़ा जाता है। अब जैसे अमूल डेयरी है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, तो ये वो अमूल डेयरी वाले वो जो उससे संबंधित थी। अब ये क्या करते हैं, उस लास्ट तक, हर उस व्यक्ति तक, वो महिला भी जो गाय का दूध इनको सप्लाई कर रही है, वो महिला भी इस उपक्रम का हिस्सा है। ये गुजरात में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आप गुजरात में देखेंगे तो पूरा एक सिस्टम है, किसके पास कितनी गायें हैं, किससे कितना दूध होता है, वो हर एक लास्ट व्यक्ति तक वो हिस्सा है उस उपक्रम का। उसे हम कहते हैं सहकारी। वो है इसका सिद्धांत, एक सब के लिए, सब एक के लिए, कोऑपरेटिव। तो जैसे ये एक डेयरी है सुधा डेयरी, ये सब इसी के उदाहरण है। अब आता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाब पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वो प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल होता है कि कच्चा माल कितना उपलब्ध होता है, कितना नहीं होता है किस उद्योग में, श्रम की उपलब्धता कितनी है, पूंजी की कितनी है, बाजार कैसा है, बाजार में उसकी कितनी मांग है, जल की पूर्ति के आधार पर संचार, परिवहन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप ज्यादातर देखिएगा जो कच्चे माल होते हैं, उन कच्चे माल के पास में ही ज्यादातर आपको इंडस्ट्री दिखाई मिलेगी। वो इसलिए होता है ताकि वहां परिवहन जो है आसानी से जल्दी लाया जा सके सामान जो है, और जल्दी से दूसरे स्थानों पर भी पहुंचा सकें। भूमि है, विद्युत है, लाइट। अब यहां भारत के अंदर एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लाइट वाली। और लाइट के लिए जो इनमें विभाग में होते हैं कर्मचारी, इनको पैसे तक देने पड़ते हैं, जिसको आप रिश्वत कहते हो। उद्योगों की स्थिति भारत में बहुत ज्यादा खराब है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने सैकड़ों ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपना व्यापार यहां से छोड़ के बाहर चले गए भारत से, क्योंकि ना तो उनको उद्योगों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, हर थोड़े थोड़े दिन के अंदर उनको रिश्वत देनी पड़ती है। कभी लाइट वाले को देनी पड़ेगी, कभी पानी वाले को देनी पड़ेगी, कभी किसी को देनी पड़ेगी। 50 जगह तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। वरना किसी काम को अगर रोकना हो तो उसमें 100 तरह से नियम के अनुकूल अड़चन लगाई जा सकती है। नियम में रहते हुए अड़चन लगाने के तरीके 100 हैं, तो उसके काम को स्टॉप कर देंगे, फैक्ट्री वहीं बंद है। तो भारत के अंदर उद्योगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। खैर, अपने को तो सकारात्मक वे में पढ़ना है, अगर वास्तविक स्थिति में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर भ्रष्टाचार बहुत खतरनाक बीमारी है भारत की, और ये जब से हिंदुस्तान, आप इतिहास पढ़ रहे हो, आपको शुरू से ही मिलेगा। यहाँ पे अंग्रेज भी आए तो वो भी बीच में उन्होंने किसी ना किसी को मेडिएटर बनाया, किसी ना किसी को पैसे खिलाए, किसी को अपने प्रभाव में लिया, किसी को कुछ बनने का लालच दिया, तभी तो हो पाए यहाँ तक ही। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इन्वेस्ट, प्रक्रम होता है प्रोसेस, निर्गत होता है आउटपुट। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। किसमें? निवेश में। कच्चा माल कितना इन्वेस्ट होता है, कितना उसमें हम यूज करते हैं, कितना लगाते हैं। श्रम से मतलब लेबर, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, ये सब चीजें जो है वो इसमें आती हैं।
प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। तो जैसे ये मशीनें वगैरह हैं, उनमें सारा माल प्रोसेस होता है, वो जो एक प्रक्रिया है। और निर्गत क्या होता है? अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। अंतिम उत्पाद जैसे मान लीजिए कच्चे अनाज के अंदर आप जैसे आपको बिस्किट बनाने हैं, तो बिस्किट के लिए जो आपको पहले क्या चाहिए? आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, बिस्किट बनाने हैं। गेहूं हो गया, श्रम है, लेबर लगी है, जल भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, विद्युत रही है, सब चीजें चाहिए, वो सब इन्वेस्ट है। फिर मशीनीकरण के अंदर आपने उस गेहूं को आटे में चेंज किया, उसके अंदर बाकी जो पूरा एक प्रोसेस है उसके बनने का, तो वो चीजें उसमें शामिल होती है। कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना, और वो पूरा प्रोसेस होने के बाद में अब जो आपके हाथ में जो बिस्किट आया है, जो आप कुटर कुटर करके खाते हो, कुटर कुटर करके बिस्किट खाते हो, वो क्या है? अंतिम उत्पाद, निर्गत, आउटपुट, और इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत ये निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये क्या हो गया? प्रक्रम, प्रोसेस। और आप जो पहनते हैं कमीज, वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। कितना आसानी से समझाया हुआ है। कई विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में, रीट में, जो भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट ग्रेड में, अलग अलग बैच में, वो मेरे से कई बार ये बार बार पूछते हैं कि सर आप एनसीईआरटी जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो वो साथ में पढ़नी जरूरी है या उसके बिना भी काम चल जाएगा? देखिए, ये जो एनसीईआरटी वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें कहां हो सकती है? इतनी बेसिक स्तर पर ये बताई जाती है। तो एनसीईआरटी की जगह ही आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जगह कोई और शॉर्टकट आप अपना लो, या कि इनको नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा क्या? और क्या टाइम लगता है इनको पढ़ने में? औद्योगिक प्रदेश अभी 8वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से बनी हुई है। आपकी एज कम से कम 24-25 साल तो होगी, जहां तक मेरा अंदाज है। 24-25 साल से लेकर के 30-32 के बीच में आपकी अधिकतर की एज है, जहां तक मेरा एक आइडिया है। तो 8वीं क्लास के बच्चे की किताब तो आपको इजीली पढ़ लेनी चाहिए। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। समुद्री पतनों का मतलब हो गया बंदरगाह है, और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, खास करके कोयला क्षेत्रों के निकट। अब ये भारत, ये पूरे विश्व का मैप है। तो विश्व की औद्योगिक पट्टी, ये जैसे यहां आप देखिएगा, और ये औद्योगिक प्रदेश हैं। ये है सेंटियागो, ये सारे स्थानों के नाम लिख रखे हैं पूरे विश्व में अलग अलग। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह है, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो जो इंडस्ट्री उद्योगों के लिए जो चीजें फेमस, आप जैसे गुड़गांव है, आपको जानते हैं कि कितना फेमस है उद्योगों के लिए। तो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ वाला ये पूरा भूभाग हो गया। कोलम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया। मुंबई पुणे समूह हो गया। अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश हो गया। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया। अब ये औद्योगिक विपदा क्या है? कभी अगर उद्योगों में कोई समस्या हो जाए, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस का रिसाव हुआ था।
1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। मतलब रात को सोते सोते ही लोग मर गए, उनको मालूम ही नहीं चला कि हम मर रहे हैं। कहीं इतनी मतलब नींद के अंदर ही ये गैस कैसी थी, जहरीली थी, तो सांस के सारे अंदर चली गई, तो मृत्यु हो गई लोगों की। और जो लोग बच भी गए तो वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंतरशोथ विकृतियों से पीड़ित हैं। उसके बाद तो कई नियम वगैरह बनाए गए थे, लेकिन ये एक त्रासदी है 1984 की, 3 दिसंबर 1984 की भोपाल में। गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये चीन वाले हो गए, चांगचू। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग, या है नाम चांगचुंग, ये चीन वालों के नाम ऐसे ही होते हैं, अब ये तो स्थान का नाम है। गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था, मतलब दूसरे स्थान पर भेजा गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जो हैं वो गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये हैं। अब है जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयासों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या होते हैं सनराइज उद्योग? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया उभरता उद्योग है। इसी को हम क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है: जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। तो कितना जीके का अथाह भंडार है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। तो एक तो सनराइज उद्योग क्या है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो सनराइज का मतलब ही क्या हो गया? उभरते हुए जो नए उद्योग हैं। और कौन से उद्योग कहां कहां मुख्य रूप से फेमस? जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो जर्मनी, यूएसए, अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु प्रदेश। उसके बाद आता है लोहा इस्पात उद्योग। क्या होता है? अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहे, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में शामिल होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग के अंदर भी निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। कच्चे माल के रूप में इसमें आवश्यकता पड़ती है। इस उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, लोहे, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर भी कच्चे माल के रूप में चाहिए लोहा इस्पात उद्योग में। और इस्पात निर्माण की प्रक्रिया जो ये प्रक्रम है, इसमें कई चरण होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। अब प्रगलित क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। गलनांक बिंदु जिस पे वो चीज गल जाती है,
उससे भी ज्यादा तपा करके उसको निष्कर्षित यानी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है और इसके तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकिल, तांबा, अब जैसे बताया है कि 1 टन इस्पात अगर बनेगा तो 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन एस्क चाहिए, 1 टन चूना पत्थर चाहिए, तब जाकर के 1 टन इस्पात बनता है। यह झोंका भट्टी में लोहे एस्क से इस्पात तक। तो कि कैसे इसमें इस्पात बनता है। जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बनी है अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार और मशीन से बने हैं। तो लोहा इस्पात तो हर जगह काम में लिया जाता है, हर जगह प्रयोग में होता है। आपके घर में कितनी ऐसी वस्तुएं हैं, चाहे लोहे की या किसी की भी बनी हो औजार की, निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इस्पात है। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहां तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप जो है इसमें नहरों, रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहे एस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो समुद्र के रास्ते से वो आएगा इस्पात, लोहे एस्क जो है वो। तो पोर्ट के पास में जहां बंदरगाह पे समुद्र उतारेगा, सामान माल उतारेगा, वहीं पास में बंदरगाह के पास में ये बने हुए हैं इंडस्ट्री वगैरह। तो 1800 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति इस प्रकार से, और 1800 से पूर्व की स्थिति और 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। तो अब ये जैसे समुद्र किनारे या जो पोर्ट है तो उसके किनारे जो है ये इंडस्ट्री बनाई जाने लगी। भारत में लोहे इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। इतने महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। कौन से 4 में? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये लोहा इस्पात के महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं वो भारत में कौन कौन से हैं? मेनली 4 राज्यों में है। वेस्ट बंगाल हो गया, और वेस्ट ये भारत हो गया, इधर ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के इधर ही जो है फिर ये झारखंड ये हो गया, और इधर उड़ीसा नीचे की तरफ, और इस तरफ उड़ीसा के लेफ्ट साइड की तरफ इधर ये हो गया छत्तीसगढ़। इस प्रकार से बाकी 2-4 स्थान नाम इसमें हो रहे हैं। जमशेदपुर
1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। 1947 से पहले की बात है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो क्या क्या चीजें हैं? एक तो 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड निजी स्वामित्व में था। और यह झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और बाद में साकची का नाम बदल करके कर दिया गया था जमशेदपुर में। तो भौगोलिक रूप से जमशेदपुर जो है वो देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अब ये जमशेदपुर के अंदर लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति क्या है, अब ये कोई आपसे नहीं पूछता, लेकिन ये है कि हाँ, ये स्वर्ण रेखा नदी, ये खरकाई नदी और ये टाटा इस्पात कार्य, ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ये गोल्फ कोर्स और ये पूरा टाटा मुख्य अस्पताल, सारा का सारा बसा हुआ है यहाँ पे। ये साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहे एस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहे एस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। किसको? टिस्को को। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। तो सारी चीजें मिल गई ना जो उसको आवश्यकता थी। लेबर मिल गया, जो कच्चा माल था पास में वो सारा कोयला मिल गया, सबसे महत्वपूर्ण लोहे एस्क मिल गया, चूना पत्थर मिल गया, डोलोमाइट, मैंगनीज, ये सब आसपास के राज्यों से प्राप्त हो गए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्रों से। और रेलवे स्टेशन था वो भी पास में, बंदरगाह जो था वो भी इधर पास में, समुद्र भी पास में। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। उनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। तो मेन चीज तो वो ऊपर वाली थी कि कहां पर स्थित है और कच्चे माल कहां से आसपास से प्राप्त होते हैं। अब आता है पिट्सबर्ग। तो यह यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहे एस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। कहां से? पिट्सबर्ग से। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है ग्रेट लेक्स जलमार्ग। यह एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। तो ग्रेट लेक्स में क्या है? 5 झीलें हैं इसमें, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी।
इनमें पांचों जिलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च उद्र प्रवाह पर स्थित है। तो इन खानों के बीच में और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ये ग्रेट लेक्स हो गई, बड़ी बड़ी झीलें हैं। आसपास इन नदियों से पानी प्राप्त हो जाता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदियों की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब एग्जाम में इसमें से क्या चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है? एक तो पिट्सबर्ग है कहां पे? यूएसए में। रीट के एग्जाम में तो इतना ही पूछता है वो। और इसके बाद फिर जैसे मान लीजिए लोहा कहां से प्राप्त होता है? मिनेसोटा की लोहे की खानों से, जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। और नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग जो है वो सबसे बेस्ट मार्ग है इनमें खानों और पिट्सबर्ग के बीच। ये कुछ नदियां हैं। बस यही प्रश्न बनेगा इसमें। फिर आता है सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयन शामिल हैं। तो क्या चीज है ये? धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। वस्त्र निर्माण में किस किस का प्रयोग होता है? कपास, ऊन का, सिल्क का, जूट का और पटसन का। और उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर ही वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण होता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। वो जो रेशे होते हैं ना पतले पतले, उन्हीं से तो मिलकर के बनता है फिर पूरा कपड़ा। तो वस्त्र उद्योग का तो वो कच्चा माल हो गया ना वो रेशे। तो प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से। और मानव निर्मित रेशों में फिर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयन। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सीरे से व्युत्पन्न किया, जिसका अर्थ होता है बुनना। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और यूएसए सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मुसलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। आप जानते ही हैं कि जब मशीनीकरण होता है, औद्योगिकरण होता है, यूरोप के अंदर एक तरह से मशीनों की क्या कह सकते हो आप, क्रांति आई। तो कम समय के अंदर ज्यादा बेहतरीन जो वस्त्र हैं वो तैयार होने लगे। तो फिर धीरे धीरे जब वो चीज ज्यादा चलने लगी
तो यहाँ के जो हाथ से बनने वाले वस्त्र थे फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होते गए, बनने में समय लगता था, महंगे होते थे। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन यह कुछ समय बाद बंद हो गया। तो यह फैक्ट ध्यान में रखना। पहली सफल वस्त्रीकृत यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। यह क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। कोषण आदर जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के दूर फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आदर जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। तो पहले यह उद्योग कहां पनपा था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में, क्योंकि अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण। लेकिन अब जो आर्द्रता है वो कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए फिर अब ये कई भागों में जो है ये हो गया है व्यवसाय, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, ये कई महत्वपूर्ण केंद्र है। तो क्वेश्चन आपके क्या है? एक तो सबसे पहली भारत में पहला वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था? 1818 में कोलकाता। और पहला सफल तो वो 1854 में मुंबई में। फिर आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गांधी जी का जो आश्रम है, तो गांधी जी का आश्रम जो है साबरमती आश्रम, वो साबरमती नदी के किनारे ही है, अहमदाबाद गुजरात में। और इतना सुंदर है, वो इतना अच्छा बना हुआ है। उसमें गांधी जी किस कमरे में रहते थे, वो सारे उनके बर्तन वगैरह, वो सब चीज़ें रखी हुई है। आप जाओ तो ज़रूर जाकर के आना, आपको जाकर के आना चाहिए उसमें। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। कौन सा? अहमदाबाद, मुंबई के बाद। तो पहली सूती मिल जो है वो 1859 में यहां स्थापित की गई थी। अहमदाबाद को प्राय भारत का मानचेस्टर कहते हैं। यह ब्रिटेन का नगर है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसके बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। अब ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इसमें काम की चीज एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके क्या है? एक तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। एक तो ये मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। और इसके अलावा बाकी ये चीजें सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये शुरू की 4 लाइनें हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। अब आता है ओसाका। यह जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ओसाका। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका जापान से मुझे एक मूवी याद आ गई, द लास्ट समुराई। लास्ट समुराई बहुत शानदार और बेहतरीन मूवी है। उसमें जापान के अंदर जो एक डिसिप्लिन दिखाया गया है, जापान के जो सैनिक होते हैं जो मूल रूप से वहां के राजा की रक्षा करते थे, तो उन पर एक डिपेंड एक मूवी है द लास्ट समुराई। बहुत वर्षों पहले देखी थी मैंने। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
कोषण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और ये कोषण गलत प्रिंट है यहाँ पे, कोषण नहीं, ये उष्ण है, तो ध्यान रखना, कोषण नहीं उष्ण है। ये उष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और ओसाका का वस्त्र उद्योग पूरी तरह से आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात करता है कौन? जापान। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों ने ले लिया है, जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट। तो आपको ध्यान में रखना है, ओसाका है कहां पे? जापान में। क्या कहते हैं? जापान का मानचेस्टर कहते हैं इसको। और ये उष्ण आर्द्र जलवायु है। योडो नदी, ये वाला ध्यान में रखना है एक। बाकी ये आयात कहां से करता है कपास का? मिस्र, भारत, चीन, यूएसए। एक ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। बाकी तो बस यूं ही चीज़ें हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका उद्योग वाला कंप्लीट होता है। और अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो इसमें दो ही हैं। फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल, कैलिफोर्निया, गुजरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऊपर आया था ना साइड में लिखा हुआ कि कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था सबसे पहले, हावड़ा के पास में, तो 1818 में। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जूट। तो ये दोनों प्रश्न आपके हो गए। और ये देखिए फोर्ट गैलेस्टर वाला कहाँ था, हमने पढ़ा था ना ऊपर। ये देखिए, भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। तो वहाँ राज्य का नाम लिखा है तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो 8th क्लास का एक और चैप्टर बचा है। अब काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और एनसीईआरटी की पूरी टेस्ट सीरीज़ है ऐप पर, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें सभी हर चैप्टर से बनाए गए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।